हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेक्स। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको अपने फ़ोन पर मिलते जाएं। बिकॉज हम यहाँ पे 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। पूरा सिलेबस हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं। तो बस आप पूरे ईयर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल कर सकें और साथ ही साथ आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल कर सकें। इसलिए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। गाइस, आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास जो है वो हम लेने वाले हैं इंडियन इकॉनमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर है, इनिशियल चैप्टर है ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन इकॉनमी, जो कि क्लास 12th में है। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। मीन्स हम चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम चैप्टर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमको आने वाली हैं जो हम जिनके बारे में हमको बेसिकली चीज़ें क्लियर रखनी पड़ेंगी कि वो चीज़ है क्या। जैसे कि पहला है कॉलोनियल रूल या फिर कोलोनिज्म। ये क्या होता है? बेसिकली 12th क्लास में ये 1 मार्क में पूछ ले जाता है। बिकॉज क्योंकि हम 80 मार्क्स में से हमारा जो 20 मार्क्स के जो हमारे 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कॉलोनियल रूल, जिसे हम कहते हैं कोलोनिज्म भी बोलते हैं। कोलोनिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज of which one is the ruler and the other is its colony। कहने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है, कॉलोनी का मतलब ये होता है कि एक तो यहाँ दादागिरी दिखाने वाला देश रहेगा और एक जो है झुककर रहने वाला देश रहेगा। यानी कि एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करने वाला रहेगा। यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना रूल करेगी। तो एक कंट्री तो जाती है लाइक किंग साइज और दूसरी कंट्री जाती है लाइक पेट लाइक या फिर लाइक कैट लाइक। वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली रहना, भीगी बिल्ली बन के रहना। तो एक कंट्री वही भीगी बन के रहती है और एक कंट्री शेर बन के रहती है। हम एग्जांपल देना चाहेंगे, बहुत सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ पर उन्होंने ऊपर रूल किया। श्रीलंका हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जो कि ये सब तो इंडिया की पार्ट थे, जो कि बाद में ये डिवाइड होके बने। नेपाल हो, भूटान हो, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तक पे उनने अपना रूल किया हुआ है। उधर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन पर रूल किया हुआ है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारी क्या है, कॉलोनिज्म है। इनकी कॉलोनीज़ बना ली थी उन लोगों ने। यानी कि भाई हम यहाँ पे आएंगे, सारा हमारा राजपाट, हमारे क्या रूल्स, हमारे क्या रेगुलेशंस रहने वाले हैं, वो सारा जो होती है वो रूलिंग कंट्री यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती थी। तो कहने का मतलब यही, यहाँ पे दो कंट्री होती हैं, एक तो होती है रूलिंग वाली और एक होती है जिसको जिसको वो रूल करती है यानी कि कॉलोनी। जो रूलिंग कंट्री होती है उसे हम किंग रूल कंट्री बोल देंगे और जिसको वो रूल करती है उसे हम कॉलोनी बोल देंगे। तो जहाँ जहाँ जाके वो लोग रूल करते हैं उस जगह को हम कॉलोनी बोलते जाते हैं। और ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी बट इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डोमिनेटेड कंट्री। अब देखो, यहाँ दो बात आती है। एक आती है आपकी पॉलिटिकल कंट्रोल। सबसे पहला था आपका पॉलिटिकल कंट्रोल कि भैया जो रूलिंग कंट्री होती है, जो रूल करती है किसके ऊपर, कॉलोनी के ऊपर, उसके पास पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उस रूल डोमिनेटेड कंट्री का। डोमिनेटेड कंट्री का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके द्वारा? रूलिंग कंट्री के द्वारा। तो जो रूलिंग कंट्री जो है उसके पास पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है डोमिनेटेड कंट्री का। साथ ही साथ में उसके पास पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भी रूल होता है। यानी कि इस डोमिनेटेड कंट्री के अंदर किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी चलनी है, कितनी चलनी है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कैसे ट्रेडिंग होनी है, कैसे बिजनेस रिलेशंस अदर कंट्री के साथ रखे जाने हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना है, कैसे नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाना है। ये सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे एक्ट, सारे चीज़ें कौन डिसाइड करता है? रूलिंग कंट्री, राइट। तो ये होता है कॉलोनियल रूल। यानी कि एक होती है रूलिंग कंट्री और एक होती है डोमिनेटेड कंट्री। रूलिंग कंट्री सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि कैसे इकॉनमी चलनी है, किसकी? डोमिनेटेड कंट्री की। कैसे चीज़ें, लॉज, एक्ट्स, पार्लियामेंट, रूल्स, रेगुलेशन कैसे सब डिसाइड होने
किस तरीके से होने, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने, वो सब कौन लेता है, रूलिंग कंट्री लेती है। डोमिनेटिंग कंट्री को सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ फॉलो करनी होती है। तो ये होता है बेसिक मतलब या फिर बेसिक रूल, बेसिक मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 12th क्लास में। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जो कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मोस्ट क्वेश्चन पेपर में कई बार देखा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि 1 मार्क के लिए आया गया है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी की हम बात करें तो इट रेफर्स द इकोनॉमी विच स्टक और इज़ वेरी लो इन ऑल इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो इकोनॉमी जो कि या तो रुक गई है, या तो स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह पे स्थिर हो जाना, और या फिर वो चल रही है तो वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, जैसे कि कछुए की चाल की तरह चल रही है, यानी चल रही है लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता कि वो आगे बढ़ भी रही है, कि वो आगे ग्रोथ कर भी रही है। तो उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सिंपल वर्ड्स में कह दें तो स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जो कि बहुत स्लोली काम कर रही है, बहुत स्लोली चल रही है, उसे हम बोल सकते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल या फिर कॉलोनियल रूल। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई कॉलोनियल रूल क्या होता है, हमने यही पढ़ लिया कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। अब हम ये जानते हैं कि भाई ब्रिटिश लोग के आने से पहले, 1947 के अराउंड आने से पहले, 1957 के आने से पहले किस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी थी। ब्रिटिश लोग के हमारी कंट्री में आने से पहले, ब्रिटिश लोग के हमारी कंट्री में घुसने से पहले हमारी कंट्री की क्या इकोनॉमी थी, कैसे हम जानते थे, वो दुनिया में हम जाने जाते थे। तो यदि हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 मेन पॉइंट हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ लिया जाता है 3 मार्क क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या कंडीशन रही थी इंडिया की इकोनॉमी की ब्रिटिश रूल के आने से पहले। तो पहले तो हम क्या थे, हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे। क्या थे हम, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे। मीन्स एग्रीकल्चर वॉज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि हमारा जो जीवन यापन होता था, हमारी जो ज़िंदगी चलती थी, हम लोग जो जीते थे, वो हम किसके ऊपर जीते थे, बेसिकली हम एग्रीकल्चर के ऊपर जीते थे। हमारा सारा जीवन यापन जो होता था, कमाई पूंजी वूंजी सब कहाँ से आती थी, एग्रीकल्चर से ही आती थी। दूसरा पॉइंट है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। हमारी इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। 3 चीज़ें थी, इंडिया इंडिपेंडेंट भी था, सेल्फ रिलायंट था, और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। आज मोदी जी ने नया हमारा नारा दिया है ना, आत्मनिर्भर भारत। पहले हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे, हम दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया हमसे चीज़ें इंपोर्ट करती थी। आज हमारा सिनेरियो बदल गया है, आज हमें सारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है हर कंट्री से, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देखा जाए, और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। तो हम डेफिशिएट में ही चलते हैं हमेशा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए देखा जाए तो। लेकिन पहले के टाइम में, ब्रिटिश लोग के आने से पहले, जब हम सोने की चिड़िया बोला करते थे, जब हमारे पंख बहुत बड़े बड़े थे, तब हम इंडिपेंडेंट भी थे, सेल्फ रिलायंट भी थे, और प्रॉस्परस इकोनॉमी भी थे। तभी तो ब्रिटिश लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, पोर्तुगीज़ भी हुए, डच भी हुए, बहुत लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। उस सबसे पहले मुगल्स ने अटैक किया, उससे पहले अफगानीज़ ने किया, उससे पहले तुर्किश लोगों ने किया। तो इंडिया पे बहुत अटैक हुए हैं, जस्ट बिकॉज उसकी सोनिया की चिड़िया कहने के कारण ही, कि उसमें इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी, इतनी समृद्ध था हमारा भारतवर्ष, कि दुनिया हमारे लालच की निगाहों से दुनिया ने हमारी तरफ देखा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। भैया इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मार्केट, ये मुझे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, या आप खुद पढ़ लेना। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो वर्ल्ड फेमस थी। मतलब हमारे यहाँ जो कुंदन का काम होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ जो मोतियों का काम होता है वो कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ जो चूड़ियों का काम होता है वो कहीं नहीं होता। सब चीज़ें हमारे इंडिया में बनती है, और यहाँ से बन बन के बाहर गई हैं। और आज दूसरी हम देखते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारे द्वारा बनाई हुई राखियाँ, हम जो राखियाँ बनाते हैं, हम जो कुंदन का काम करते हैं, हम जो मोतियों काम करते हैं, वो चाइना की कंपनियाँ बना रही है। बताओ, चाइना की चीज़ें वो मेड इन चाइना हो रही हैं, मेड इन वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, अमेरिका मैन्युफैक्चर कर रहा है, कई हमारी साउथ एशियन कंट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो सब चीज़ें, जो हम कभी करा करते थे, जो हमारे कारीगर, जो हमारे ट्रेडर्स, हमारे क्राफ्ट पर्सनस जो चीज़ें किया करते थे, वो आज दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो वो सब कहाँ से ईजाद हुआ, वो हमारी कंट्री से ईजाद हुआ है, वो चीज़ें हमारी कंट्री से ही निकली गई हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया वर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड वेल रेप्यूटेड ऑन ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, और वेल रेप्यूटेड थे, यानी ऐसे ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम जो थी वो सामान एक्सपोर्ट किया करते थे, और एक्सपोर्ट का सामान आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेड पावर के ऊपर। इंडिया हैज़ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, powerful and friendly relations, that is business relations with Asia and Europe। हमारे सिर्फ
यहाँ पे तो हमने मेंशन किया है सिर्फ एशिया। एशिया का मतलब सिर्फ एशिया में इंडिया नहीं आता। आप कहेंगे इंडिया तो खुद ही एशिया में आता है, तो भैया एशिया में और दूसरी सी कंट्रीज भी तो आती है ना, बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर एशिया कॉन्टिनेंट बना है। तो एशिया के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस थे, हमारे ट्रेड रिलेशंस जो थे वो दूर दूर तक हर एक कंट्री से थे। अमेरिका तो बहुत बाद में बना है, उससे पहले यूरोप ही पूरा बना था, यूरोप था, अफ्रीका था, तो ये सब चीज़ें थी। तो हमारा जो ट्रेड था वो पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही प्रॉस्परस था। मतलब हम उस वक्त डेफिशिट में थे ही नहीं, हम उस वक्त डेफिशिट में थे ही नहीं, हमारा बिजनेस इतना अच्छा चलता था। और हमें बिजनेस के कारण ही तो बाहर के लोगों ने हमें पहचान दी, वहीं से तो हमें सोने की चिड़िया की पहचान मिली, वहीं से तो फिर लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए, हमारी कंट्री के ऊपर अटैक्स स्टार्ट हुए और हमारी कंट्री पे आके लोग रूल करना चाहे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर इकॉनमी के, प्रॉस्परस इकॉनमी के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और ट्रेड पावर। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी इंडियन इकॉनमी की ब्रिटिश रूल से पहले, या फिर हम कह लो तो कॉलोनियल रूल से पहले। तो बेसिकली आज हमारी क्लास हमने शॉर्ट ही रखी है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है, मैं आप सबके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। तो अभी आप ये चीज़ें आप देखें, स्टडी करें। नोट्स के लिए मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो लोग 11th-12th में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो वहाँ पे भी आते हैं, तो आप वहाँ के लोगों को भी शेयर अप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो। और स्टे ट्यून्ड, अब नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है आगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर हम ये नेक्स्ट वीडियो आएगा। और हम कम से कम 5 to 6 लेक्चर्स में हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देंगे। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए, साथ रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।